अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, अभी तक पासपोर्ट हाथ में आया नहीं है, इसलिए मेरा अभी इंडिया का पता नहीं है कि कितना लंबा वीज़ा है। इस वजह से मैं अपना प्लान फाइनल बना नहीं पा रहा, क्योंकि जब मुझे पता नहीं है, अगर एक मिसाल है 1 महीने का वीज़ा है तो मुझे काफ़ी जगहों को काटना पड़ेगा और स्टेज शॉर्ट करने पड़ेंगे। लेकिन अगर मेरे पास थोड़ा 3 महीने का वीज़ा है तो मैं ज़्यादा तफसील से अपने ट्रिप्स कर सकूँगा। तो लेट्स सी कब मिलता है। बुध तक चांस है कि पासपोर्ट शायद मिल जाए। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान के आर्मी चीफ्स अमेरिका के ट्रिप पे निकल गए हैं। मैं उसके बारे में डिटेल में आपसे बात करता हूं। पहले ज़रा ये एक दो छोटी चीज़ें बता दूं। पाकिस्तान के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर कक्कड़ ने कहा है कि हमें पहले ये फैसला करना होगा कि टॉर्चर करने का राइट किसके पास है, और ऑफ कोर्स टॉर्चर करने का राइट स्टेट के पास है। ये शायद दुनिया के किसी प्राइम मिनिस्टर ने आज तक नहीं बोला होगा कि हमारी स्टेट टॉर्चर करेगी या करती है या उसके पास ये करने का राइट है। ये बनाना रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ के रबर स्टैंप अनवारुल हक काकड़ फरमाते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है, ये राइट है कि वो अपने किसी भी आदमी के ऊपर टॉर्चर कर सकती है। लेकिन ये बयान अगर मोदी जी दें ना तो पूरी दुनिया हिल जाएगी, सारा इकोसिस्टम शुरू हो जाएगा, यूनाइटेड नेशंस कंडेम करेगा। लेकिन पाकिस्तान ज़ाहिर उस इंटरनेशनल इकोसिस्टम का एक बगल बच्चा है, तो पाकिस्तान को अलाउड है कुछ भी करने का। ये याद रखने की चीज़ है कि यूनाइटेड नेशंस की एक ट्रीटी है, ट्रीटी ऑन टॉर्चर एंड इनह्यूमन बिहेवियर, उसका पाकिस्तान सिग्नेटरी है। तो पाकिस्तान की स्टेट के पास ये राइट नहीं है कि वो अपने लोगों को ऊपर टॉर्चर करे। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को पता ही नहीं होता कि वो बोलते क्या हैं, क्योंकि एक अनकेपेबल आदमी को आप टॉप पे पहुंचा देना तो वो यही करता है। जब जंगल की बादशाहत आप एक किसी बंदर को दे देना तो वो फिर इस टाइप की चीज़ें ही करता है। अजीज़ दोस्तों, अननोन लोगों का, नामालूम अफराद का कारनामा जारी है। जैश ए मोहम्मद का टॉप टेररिस्ट मोहिउद्दीन औरंगज़ेब आलमगीर अगवा हो गया है हाफिज़ाबाद से। मोहिउद्दीन औरंगज़ेब आलमगीर 2019 के पुलवामा अटैक का मास्टरमाइंड था, की कंस्पायरेटर था, और उसको वो अपने एक फैमिली फंक्शन में जा रहा था डेरा हाजी गुलाम में, तो उसको अगवा कर लिया है। अभी तक इसका या अननोन आदमियों का पता नहीं चल रहा। इसकी मोटरसाइकिल मिल गई है। अजीज़ दोस्तों, बलूचिस्तान के खुजदार में एक बम धमाका हुआ जिसमें कुछ पुलिस वाले मारे गए हैं और काफ़ी ज़ख्मी भी हैं। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान के सारे जर्नलिस्टों ने कहा है कि इन द शेडो ऑफ सपरेशन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन डिनाइड। ये सारे जर्नलिस्ट इस बात पे एग्रीड हैं। और ऑफ कोर्स पाकिस्तान जैसी एक मिलिट्री कंट्रोल डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म का आप सोच भी नहीं सकते। पाकिस्तान में जर्नलिस्टों के लिए बाकायदा एक सर्कल, एक दायरा बना दिया गया है। वो उसके अंदर रह के रिपोर्टिंग कर सकते हैं। सर्टन चीज़ों पे उनको बोलने तक की इजाज़त नहीं है। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, जो कि पाकिस्तान के डी फैक्टो रूलर हैं, वो अमेरिका के एक हफ्ते के दौरे पे रवाना हो गए हैं। अजीज़ दोस्तों, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अमेरिका का एक हाई लेवल का डेलीगेशन पाकिस्तान में आया हुआ है और वो मुख्तलिफ इश्यूज़ पे डिस्कशन कर रहा है। तो ये खबर दबा दी गई थी, लेकिन हमने आपको 4-5 दिन पहले ही बता दिया था, और अब ये छोटी मोटी जगहों से खबर आई है, इसको ज़्यादा बढ़ाया नहीं जा रहा कि डिक्टेशन लेके बाइडेन का एक मैन आदमी आया है।
ये यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन का ट्रबल शूटर है और ये अफ़गानिस्तान के हवाले से पॉलिसीज़ बनाता है। वो पाकिस्तान आया है और पाकिस्तान में आके फॉरेन ऑफिस ऑफिशियल्स और सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स आईएसआई वगैरह के साथ मिल के डिस्कशन कर रहा है, जिसमें मेन डिस्कशन है तालिबान, टीटीपी और अफ़गान रेफ्यूजीज़ जो डिपोर्ट किए जा रहे हैं। अजीज़ दोस्तों, उसके बाद ये जब डिक्टेशन दे के बता के गया है आसिम मुनीर को कि आप अब अमेरिका आ रहे हैं और आपको इन चीज़ों पे बातचीत करनी है, इसलिए आप यहाँ पे अपने कोर कमांडर्स के साथ मीटिंग में सारा डिस्कशन करके आइएगा। तो आपको याद होगा कि मैंने अपनी 4-5 दिन पहले की वीडियो में बताया था कि पूरे कोर कमांडर्स और आर्मी के सीनियर ऑफिशियल्स को बुलवा के आसिम मुनीर ने एक मीटिंग की थी। ऑल्दो कि आजकल आसिम मुनीर इतना डरा हुआ है कि वो इस किस्म की मीटिंग में क्या होता है, ख़ास तौर पर आर्मी चीफ को तो डरना नहीं चाहिए ना। वो ये होता है कि पूरे हॉल में ऑफिसर्स बैठे हुए हैं और आप सामने पोडियम पे बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन ये एक ब्लड प्रूफ कांच के पीछे छुप के अपने जीएचक्यू में वहाँ से ये बात करता है। तो उसने ये मीटिंग की थी और उसमें इन लोगों से सारा डिस्कशन किया था कि मैं अमेरिका में क्या लेने जा रहा हूँ और क्या देने जा रहा हूँ। अमेरिका में पाकिस्तान के जर्नलिस्ट कामरान खान ने कहा है कि ये 2015 के बाद पहला पाकिस्तान के आर्मी चीफ का अमेरिका का दौरा है। 2015 में जनरल राहिल शरीफ वॉज द लास्ट वन टू गो टू अमेरिका एज आर्मी चीफ ऑन ऑफिशियल ट्रिप। लेकिन कामरान खान की याददाश्त शायद कमज़ोर है, हमारी याददाश्त इतनी कमज़ोर नहीं है। जनरल राहिल शरीफ के बाद आर्मी चीफ बने थे जनरल कमर जावेद बाजवा, जो 2 टर्म यानी 6 साल रहे आर्मी चीफ। और जनरल कमर जावेद बाजवा एक नहीं कई बार गए थे अमेरिका। आपको याद होगा कि इमरान खान जब अमेरिका के दौरे पर गया था डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में, तो इमरान खान के जाने से 1 हफ्ते पहले कमर जावेद बाजवा अमेरिका पहुंच गए थे और जितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग्स थी वो कमर जावेद बाजवा ने ऑलरेडी निपटा ली थी। इमरान खान एज ए प्राइम मिनिस्टर वॉज ऑल्सो रबर स्टैम्प। तो जाहिर है फिर जो एग्रीमेंट्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, उसमें ऑफिशियल जो प्राइम मिनिस्टर है उसने साइन करना होता है। तो कमर जावेद बाजवा 1 हफ्ता रह के पूरी मीटिंगें कर चुका था, डिस्कशन कर चुका था। इमरान खान को एक 10 मिनट की मीटिंग दी गई थी ट्रंप के साथ, ऑलरेडी मामला सारे तय हो चुके थे। इसके अलावा इमरान खान का एक ही काम था, जर्नलिस्टों से मिलना, थिंक टैंक से मिलना, CNN इधर उधर इंटरव्यूज़ देना और अपना आलम इस्लाम, कश्मीर, उम्मा, खिलाफत, ये सब इस्लामोफोबिया वगैरह पे उसको बोलने का एक ट्रेनिंग दी गई थी जिस पे वो बोलता रहा। लेकिन कमर जावेद बाजवा एक बार नहीं कई बार अमेरिका गया था, ये भूल रहे हैं कामरान खान। तो आसिम मुनीर जा रहे हैं, पहुंचे हैं अमेरिका। उनकी मीटिंग होगी यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन के साथ, यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सुलिवान के साथ, डायरेक्टर CIA विलियम F. बर्न्स, चेयरमैन जॉइंट्स ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ जनरल चार्ल्स Q. ब्राउन जूनियर के साथ। पाकिस्तान के एक आउट स्पोकन जर्नलिस्ट सहरियल मीडा बहुत मानी खेज, बहुत टू द पॉइंट ट्वीट्स करते हैं और हमेशा इस मामले में मशहूर हैं। उन्होंने एक लाइन की ट्वीट की है कि आसिम गोज टू अमेरिका, व्हाट प्रेजेंट्स ही विल रिटर्न विथ। अब अमेरिका गया है तो डेफिनेटली कई चीज़ें हैं जो डिस्कशन करनी है। उसमें जो मेन 4-5 चीज़ें हैं ना, वो है गज़ा और यूक्रेन की वार, वो है जो इंक्रीजिंग इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म इन यूरोप एंड अमेरिका। 2 मेन मुद्दे जो हैं वो हैं भारत और पाकिस्तान के आने वाले इलेक्शन, क्योंकि अगले 6-7 महीनों में ये दोनों इलेक्शन होंगे। पाकिस्तान की और अमेरिका की पूरी कोशिश है कि भारत के इलेक्शंस में किसी तरह से मोदी जी को हटाया जा सके, बीजेपी को हराया जा सके। पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका इस वक्त इस मामले में समझ लें एक गठबंधन बना के बैठे हैं। पूरी दुनिया का इकोसिस्टम इनके
पास मौजूद है इस्तेमाल करने के लिए, और उसमें आपको पता है कि भारत में भी किस किस्म की राजनीति चलती है। तो ये सारा एक इम्पोर्टेंट मुद्दा होगा आसिम मुनीर और अमेरिका के ऑफिशियल्स के दरमियान कि किस तरह भारत के इलेक्शंस में इन्फ्लुएंस किया जा सके, कि नरेंद्र मोदी जी को किस तरह पावर से हटाया जा सके। क्योंकि जब तक नरेंद्र मोदी को आप नहीं हटाएंगे, इनके इशारे पे भारत नहीं चलेगा। जैसे कि पहले एक इंटरनेशनल इकोसिस्टम भारत की पॉलिसीज़ बनाता था और भारत के रूलर्स उसको फॉलो करते थे, और अब वापस वो उस सिचुएशन पे लाना चाह रहे हैं। दूसरा अहम मुद्दा जो है वो पाकिस्तान के इलेक्शंस हैं। पाकिस्तान के इलेक्शंस के लिए आसिम मुनीर को यही बावर कराया जाएगा कि आप किसी सूरत इलेक्शन से पीछे ना हटें, आपको इलेक्शंस हर हालत में कराने हैं। अब कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो वो बार बार ये कह रहे हैं कि पख्तून इलाकों में इलेक्शंस कराना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि केपी के फाटा वगैरह में सूरत हाल बहुत ख़राब है, लोगों को कैंपेन करने के लिए इजाज़त नहीं है। और जैसे आपको याद होगा मौलाना फजलुर रहमान के जलसे पे भी हमला हुआ था, और अगर इलेक्शंस की बाकायदा कॉर्नर मीटिंग्स और जलसे होने शुरू हो गए तो फिर ये मुश्किल होगा, बल्कि नामुमकिन होगा कि इसकी पॉलिसीज़ बनाई जा सकें इलेक्शंस के हवाले से। तो ये शायद आसिम मुनीर इजाज़त लेंगे कि हम शायद उन पख्तून इलाकों में इलेक्शन ना कराएं, बाकी में करा लें, लेकिन अगर अमेरिका बहादुर इजाज़त नहीं देगा तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। देखें, इजिप्ट में भी, इजिप्ट और पाकिस्तान का केस बहुत ही सिमिलर है। इजिप्ट और पाकिस्तान अमेरिका के दो बहुत बड़े पिट्ठू हैं। अमेरिका के जो टू मेजर एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट हैं वो मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा पिट्ठू इजिप्ट है, साउथ एशिया में सबसे बड़ा पिट्ठू पाकिस्तान है। इजिप्ट में जब मोहम्मद मरसी आया था इलेक्शन जीत के, वो अमेरिका के लिए मुश्किल हो गई थी कि वो इस्लामिक ब्रदरहुड को रिवाइव कर रहा था, वो ISIS, हमास, हिजबुल्ला और दूसरे टेररिस्ट ग्रुपों को स्ट्रॉन्ग कर रहा था। तो अमेरिका ने जनरल सीसी के ज़रिए मार्शल लॉ लाया, लेकिन फिर जनरल सीसी को भी ये समझाया गया कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, क्योंकि हमें दुनिया में मुंह दिखाना होता है, तो डेमोक्रेसी तो मस्त चाहिए। तो फिर जनरल सीसी ने जैसे तैसे इलेक्शंस करवाए और अपने आप को प्रेसिडेंट बनाया, और फिर लेजिस्लेशन करके अपने आप को तकरीबन लाइफ टाइम का प्रेसिडेंट बना दिया है। आपको हैरत होगी कि मोहम्मद मरसी के 4-6 महीने निकालने के अलावा इजिप्ट की हिस्ट्री में अर्ली 1950s में रिवॉल्यूशन आया था, बादशाहत ख़त्म हुई थी इजिप्ट में। इसके बाद से अब तक सिर्फ 4 प्रेसिडेंट आए। आप अंदाज़ा लगाएं कि 70 सालों में सिर्फ 4 प्रेसिडेंट आए। पहले जमालुद्दीन नासिर, जब तक वो मरा नहीं वो प्रेसिडेंट रहा। इसके बाद अनवर सादात आया, अनवर सादात का कत्ल होता है तब तक वो प्रेसिडेंट। इसके बाद हुस्नी मुबारक आया, हुस्नी मुबारक को मजबूरन हटना पड़ा कई सालों के बाद, और मोहम्मद मरसी आया 4-6 महीने, और अब ये सीसी है। सीसी जब तक जिंदा है तब तक रहेगा। ऐसी डेमोक्रेसी अमेरिका को सूट करती है, भारत जैसी डेमोक्रेसी अमेरिका को सूट नहीं करती। इसी तरह का सिलसिला पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में ज़ियाउल हक और मुशर्रफ थे तो अमेरिका को सुकून था कि 10-10 साल ये चलते रहे। बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल ने मुशर्रफ को भागने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद जो डेमोक्रेसी आती रही तो उस डेमोक्रेसी के लिए अमेरिका ही पाकिस्तान की आर्मी को कन्विंस करता रहा कि आप डेमोक्रेसी का पहिया चलने दें, भले आप मेन रूलर हैं। तो आपने देखा कि अशफाक परवेज़ कयानी, फिर राहिल शरीफ, फिर बाजवा और अब आसिम मुनीर, टोटल इनका रूल चलता है। और जरदारी आया, वो भी सिर्फ करप्शन करता रहा, बाकी सारे मामला जो पॉलिसी मैटर्स थे वो आर्मी करती रही। नवाज शरीफ आया, उसका भी ख़ानदान लूट मार में ही लगा रहा, और वो रूल बाजवा, पहले राहिल शरीफ फिर बाजवा करता रहा। और फिर इमरान खान आया तो इमरान खान के पूरे दौरे में बाजवा का ही रूल था। वो तो इंटरनेशनल मीडिया तक लिख रहा था कि इमरान खान इज़ ए पपेट प्राइम मिनिस्टर।
और अब आसिम मुनीर टोटली कंट्रोल में है, तो पाकिस्तान में इस किस्म की डेमोक्रेसी अमेरिका को चलती है। और आखिरी मुद्दा जो कि मेन मुद्दा होगा जनरल आसिम मुनीर का अमेरिका में, वो है अफगानिस्तान। एक तो टीटीपी का मसला, पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात ऐसे हैं कि एवरेज महीने में रोज़ का एक से ज़्यादा धमाका होता है, यानी महीने में 30, 40, 50 धमाके हो जाते हैं। नवंबर में 63 धमाके हुए थे, तो रोज़ के 2 धमाके लगा लें, 2 से भी ऊपर। तो ये एक मसला है। आसिम मुनीर अमेरिका को पूछना चाह रहे हैं कि भाई साहब, आपका तालिबान के साथ दोहा में ऐसा कैसा एग्रीमेंट हुआ था कि हमारी कमबख्ती आ गई है। लेकिन अमेरिका भी पाकिस्तान को ये बावर कराएगा कि भाई साहब 2001 से लेकर 2022 तक 21 साल हम जंग करते रहे, 2021 तक 20 साल हम जंग करते रहे तालिबान से। तो तुम लोगों ने तालिबान को पनाह दी हुई थी, तुम लोग समझते थे कि तालिबान अब तुम्हारे आज भी स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, लेकिन देख लो अब भुगतो। इसी तालिबान को लाने के लिए तुम उसको बचा के रखा था। तो ये ऑफ कोर्स पाकिस्तान के लिए एक मसला है। अफ़गान रेफ्यूजीज़ वाला मसला बिल्कुल आसिम मुनीर के साथ उठाया जाएगा। पाकिस्तान लगा हुआ है कि हम अफ़गान रेफ्यूजीज़ को वापस भेजेंगे, लेकिन इस सिलसिले में एक इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल बनना चाहिए कि पाकिस्तान को आज अचानक अफ़गान रेफ्यूजीज़ से मसला हुआ, जब अफ़गान रेफ्यूजीज़ अब पाकिस्तान के इशारे पे टेररिज्म करने से मना कर रहे हैं। भाई ये देखें ना कि अफ़गानिस्तान के होम मिनिस्टर सिराजुद्दीन हक्कानी के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। ये आज पता चलती है ये बात पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को कि सिराजुद्दीन हक्कानी के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। अब उसका पासपोर्ट कैंसिल किया। 50,000 पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर अफगानियों के पासपोर्ट कैंसिल हो रहे हैं। क्या पाकिस्तान की वर्ल्ड नंबर 1 ISI को नहीं पता था कि पाकिस्तान में रहने वाले ये हज़ारों लाखों अफगानियों के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट हैं? इनके कहने पे ही बना के दिए गए थे कि ये हमारा स्ट्रेटेजिक एसेट्स है। एक दिन हम जब गजवा हिंद करने जाएंगे तो ये हमारा लश्कर होगा। अभी आपको मैंने एक आर्मी ऑफिसर की वीडियो दिखाई थी, खुरासान से फौजें चलेंगी। खुरासान इज अफगानिस्तान। जो हदीस घड़ी गई है गजवा हिंद की, उसमें है कि जो गजवा हिंद शुरू उस वक्त होगा जब खुरासान से फौजें उठेंगी। वो फिर पाकिस्तान, उस वक्त तो पाकिस्तान नहीं था ना, गजवा हिंद के ज़माने में तो ये भी हिंद था। तो खुरासान से फौजें उठेंगी और ये फिर हिंद पे हमला करेंगी। तो अब उसका ये मायने लिया जाता है कि खुरासान यानी अफगानिस्तान से फौजें उठेंगी, जो कि ये लोग पोर्ट्रे कर रहे थे कि तालिबान, और फिर पाकिस्तान की फ़ौज के साथ मिलकर इंडिया पे हमला किया जाएगा और फिर पूरा इंडिया पे कब्ज़ा होगा और इंडिया को हिंदू बना के, मुसलमान बना के सारे मंदिरों को ख़त्म करके गज़वा हिंद पूरा होगा। तो ये सोच के पाकिस्तान ये पासपोर्ट्स इशू करता था इन अफ़गानियों को, लेकिन अब अफ़गानी कहते हैं कि हम गज़वा पाकिस्तान करने को तैयार हैं, गज़वा हिंद करने को तैयार नहीं। तो ये पासपोर्ट अचानक वापस लिए जाते हैं। सऊदी अरब को बताया गया कि 12,096 अफ़गानी जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे तुम्हारे पास जॉब करते हैं, उनके पासपोर्ट नकली हैं। देखें, मैं जब 1984 में अपनी सऊदी अरब की जॉब के लिए, अभी 20 साल का भी नहीं हुआ था, तो मैं जब पाकिस्तान से रवाना हुआ तो मेरा जॉब का वीज़ा आया ना, पासपोर्ट पे जब वीज़ा लगा ना, तो मुझे एक प्रोटेक्टर के पास, गवर्नमेंट का इदारा होता है, वहाँ से अपने पासपोर्ट पे वो अटेस्टेशन कराना पड़ा और पूरा एक प्रोसेस होता है। क्या पाकिस्तानी सरकार को नहीं पता था? आज अचानक इनको वो फिगर भी देखें, 12,096 अफ़गानी पाकिस्तानी पासपोर्ट पे सऊदी अरब में जॉब कर रहे हैं कई सालों से, अचानक पाकिस्तान को ये वही नाजिल होती है। तो ये एक इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल बने कि भाई साहब आपने ही तो इनको पासपोर्ट इशू किए थे, नकली नहीं, ये पासपोर्ट असली हैं। ये कह रहे हैं कि वो अफ़गानी ने पैसे दे के या किसी तरीके से बनाया, पासपोर्ट नकली थोड़ी है। ये थोड़ी है कि किसी की फ़ोटो हटा के उस पर नकली उसको कहते हैं, या घर में छाप दिया है
नहीं है। पाकिस्तानी पासपोर्ट ऑफिस से बाकायदा इश्यूड ये पासपोर्ट्स हैं। तो इस पे अमरुल्लाह सालेह, जो कि अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट मानते हैं अपने आप को, क्योंकि जब अशरफ गनी भाग गए थे तालिबान के हमले के बाद, तो ये वाइस प्रेसिडेंट थे और ये अफ़गानिस्तान में रुके रहे थे काफ़ी अरसे तक। और अब भी सुना है कि ये कहीं या तो नॉर्दर्न एरिया में कहीं रहते हैं जहाँ पे नॉर्दर्न अलायंस की थोड़ी बहुत वो है, या फिर ताजिकिस्तान उज़्बेकिस्तान में कहीं बैठे हुए हैं। उन्होंने भी इस पे पूरा जोर दिया है कि आज अचानक पाकिस्तान को पता चला, जब अमेरिका वार ऑन टेररिज्म लड़ रहा था और पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर दे रहा था, तब तो ये हक्कानी और बाकी सबको पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक एसेट्स के तौर पे पाकिस्तान में छुपा के रखा था। और उन्होंने एक बड़ी खतरनाक बात की है। उन्होंने कहा, देखें मैं अक्सर पाकिस्तान की पोलें खोलता रहता हूँ और कभी भी पाकिस्तान ने मेरी इन बातों को झुटला नहीं सकते क्योंकि वो सच होती हैं। तो अभी भी मैं बताता हूँ कि आज पाकिस्तान में हज़ारों इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के टेररिस्ट, जिनको लजना शरिया कहते हैं, वो पाकिस्तान में मज़े से रह रहे हैं पाकिस्तान आर्मी की छितर छाया में। तो बात वही गज़वा हिंद वाली आ गई। इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस, खुरासान से फौजें उठेंगी और आएंगी और जंगें लड़ेंगी, गज़वा हिंद। तो ये अमरुल्लाह सालेह भी कह रहे हैं। तो अमेरिका पाकिस्तान को इस बात पे सवाल उठाएगा कि आज अचानक आपको ये पासपोर्ट वाले और सारे इलीगल क्यों लग रहे हैं, आप इनको अब क्यों निकाल रहे हैं, जब तक ये आपके इशारे पे टेररिज्म कर रहे थे अफ़गानिस्तान में अशरफ गनी की सरकार के ख़िलाफ़ आप इनको यूज़ करते रहे हैं। अक्सर ईरान में पाकिस्तान अपने स्ट्रेटेजिक मूव्स के लिए इनको यूज़ करता रहा है। अक्सर इंडिया में कश्मीर में टेररिज्म के लिए इसमें से कुछ लोग यूज़ होते रहे थे, लेकिन अब कई सालों से अफ़गानी कह रहे हैं, भाई मसला हमारा नहीं है, ना हमारा मसला गज़वा हिंद है, ना हमारा मसला। आप मुझे ये बताएं कि गज़वा हिंद अगर ऑथेंटिक है, गज़वा हिंद अगर मुसलमानों पे फ़र्ज़ है, तो इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी शरिया की गवर्नमेंट कौन सी है? अफ़गानिस्तान की तालिबान। कभी आपने आज नहीं छोड़े, हिस्ट्री में देख लें अफ़गानिस्तान की जो 40 साल की जंगों की हिस्ट्री है, कभी आपने किसी अफ़गानी से सुना हो कि गज़वा हिंद होगा? कभी? गज़वा हिंद एक अंग्रेज़ों का छोड़ा हुआ शोशा है जो कि अनडिवाइडेड इंडिया में छोड़ा गया था ताकि हिंदू मुस्लिम को लड़ा के रखा जाए। और आज गज़वा हिंद की बात आपको खाली इंडिया और पाकिस्तान के मुसलमान करते मिलेंगे। दुनिया में कहीं भी ना इंडोनेशिया, ना मलेशिया, ना सऊदी अरब। भाई हदीस है तो सऊदी अरब को सबसे पहले करना चाहिए। कभी आपने किसी सऊदी मौलवी से ही सुना हो कि गज़वा हिंद? अफगानियों को गज़वा हिंद से कोई गर्ज नहीं, वो इसको मानते ही नहीं है सच्चा। लेकिन पाकिस्तान के इनको सपोर्ट करती थी, इसलिए ये कभी कभी कोई टेररिस्ट अफ़गानिस्तान, अदरवाइज कश्मीर में भी ये कश्मीरी नौजवानों को बहला के माइंड वो करके, इनका ब्रेन वॉशिंग करके तो उनको भेजा जाता था, या उनको मटेरियलिस्टिक कोई बेनिफिट दिखा के कश्मीर में जिहाद के लिए भेजा जाता था। अदरवाइज गज़वा हिंद बिल्कुल मुमकिन नहीं है। तो अब ये सारे मामलात पे अमेरिका में जनरल आसिम से डिस्कशन होगी और उसके बाद देखते हैं कि क्या हिदायत लेके आते हैं पाकिस्तान भारत के इलेक्शंस के हवाले से, टीटीपी, अफ़गान रेफ्यूजीज, पासपोर्ट्स, इनके ऊपर। यूक्रेन वार तो अब तकरीबन ख़त्म हो गई है। गज़ा के हवाले से, क्योंकि ये भी खबर आई थी कि इज़राइल को पाकिस्तान ने शेल बेचे थे, तो पाकिस्तान दर पर्दा इज़राइल की मदद कर रहा है। तो ये सारी चीज़ों में, और सबसे बड़ी बात यह है कि फिर पाकिस्तान का भिखारी आर्मी चीफ है, तो भीख तो मांगेगा ही। अमेरिका के आगे झोली फैला के तो बैठेगा कि भाई साहब कुछ पैसे दो, हमारी तो हालत ख़राब है, हमारा तो ये है तो वो है। तो आप देखिएगा, मेरी बात ये लिख के रख लें कि इलेक्शंस के लिए और इसके लिए उसके लिए कुछ ग्रांट लेके आ सकता है कि आफ्टर ऑल अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार है। ट्रंप होता तो जूते की नोक पे इनको मारता, लेकिन अभी जो बाइडेन है, जो बाइडेन की पॉलिसीज़ अलग हैं। तो लेट्स सी कि ये क्या बेनिफिट्स अमेरिका से लेके आते हैं। चलते चलते आपको क्रिकेट के हवाले से दो छोटी सी खबरें सुनाना चाहूँगा। एक तो ये कि हमारे ये
पाकिस्तान के कोच हैं प्रोफेसर साहब हफीज, इनकी सैलरी 1 लाख रुपया रोज की है और ये बीवी बच्चों समेत पाकिस्तान के साथ ऑस्ट्रेलिया घूम रहे हैं। जाते ही एक पहाड़ पे अपने बीवी बच्चों के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं और कैनबेरा में हम घूम रहे हैं। इनका ये क्या कोचिंग करेंगे? इनका तो अपना बॉलिंग एक्शन पूरे कैरियर में डिस्कशन में रहा है कि इनका बॉलिंग एक्शन इलीगल है। ये कौन से वेविन रिचर्ड हैं या डॉन ब्रैडमैन हैं जो 1 लाख रुपया रोज की सैलरी बीवी बच्चों समेत, और इसके बाद सुने, और 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और अभी 14 दिसंबर तक है ये कॉन्ट्रैक्ट। 14 दिसंबर के बाद 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा तो 50 लाख रुपया सैलरी हो जाएगी महीने की, रोज की 2 लाख हो जाएगी। 3 एयर टिकट्स मिलेंगी बीवी बच्चों समेत 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट में। मजे लगे हुए हैं। दूसरी तरफ वहाब रियाज, ये चीफ सिलेक्टर है। इसका चीफ सिलेक्टर यानी इसने अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम अनाउंस कर दी, अब 2-3 महीने इसका कोई काम नहीं। इसकी महीने की 24 लाख रुपया सैलरी, और ये सब पंजाबी हैं। इट इज नॉट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इट इज पंजाब क्रिकेट बोर्ड। सारे बेनिफिशियरीज पाकिस्तान के जो हैं वो पंजाबी हैं। आप इनके जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं खिलाड़ियों के, वो लिस्ट उठा के देख लें तो 50 खिलाड़ी कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी मिला के, उसमें 40 से 45 पंजाबी हैं। 1-2 मुहाजिर हैं, कोई सिंधी नहीं है, कोई बलोच नहीं है, 4-5 पख्तून हैं। ये है पाकिस्तान। और आखिर में आपके दीदार करा दूं, ये हमारे हजरत सईद अनवर, याद होगा आपको, पाकिस्तान का ओपनर। पाकिस्तान में क्रिकेट में बिगाड़ लाने वाला ये आदमी, ये पहला मौलवी था। सईद अनवर से पहले किसी ने शरई दाढ़ी नहीं रखी थी, कभी कोई नमाज ग्राउंड में नहीं पढ़ता था, ये पहला था। इसने मोहम्मद यूसुफ को कन्वर्ट किया है। मोहम्मद यूसुफ के मतलब पीछे पूरा एक प्लांट ऑर्गेनाइज सिस्टम इन्होंने रखा हुआ था 24 घंटे। और मोहम्मद यूसुफ एक अनपढ़ था, कोई पढ़ा लिखा या कोई बड़ा वो नहीं था। क्रिश्चियन कम्युनिटी पाकिस्तान की पंजाब है, वो छोटे काम, क्योंकि पाकिस्तान में सफाई कर्मचारी और ये सब गटर की सफाई वगैरह वाले सिर्फ नॉन मुस्लिम होते हैं, मुसलमान नहीं करते। मुसलमान सिर्फ गंद करते हैं, सफाई नहीं करते। तो यूसुफ एक अनपढ़ आदमी था, उसको पीछे पढ़ पढ़ के ये सईद अनवर ने उसको मुसलमान किया। इंजमाम इसके बाद फिर शाहिद आफरीदी, इस्लामाइजेशन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट का कारनामा अगर शुरू हुआ है तो वो सईद अनवर के ऊपर हुआ है। और सईद अनवर एक इंतहाई फारिग आदमी है, एक जहरीला आदमी है। इसके अंदर नॉन मुस्लिम के लिए इतनी नफरत है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये मैंने कहा आपका दीदार करा दूं कि ये सईद अनवर है, पाकिस्तान का एक ओपनर जो कि पाकिस्तान की क्रिकेट का इस्लामाइजेशन का मेन कैरेक्टर है। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।